हे, हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त, और आज टॉप 10 हिंदी के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी नेचुरल डिजास्टर के बारे में जिसके बारे में सुनकर ही जमीन पैरों के नीचे से खिसक जाती है, लिटरली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लैंडस्लाइड्स यानी भूस्खलन की। ये प्रकृति की एक ऐसी ताकत है जो पल भर में पूरे के पूरे शहर, गांव और जिंदगियों को मिट्टी में मिला सकती है। आज के इस वीडियो में हम समय में पीछे जाएंगे और देखेंगे दुनिया की 15 सबसे बड़ी और विनाशकारी भूस्खलन घटनाओं। हम जानेंगे कि ये कैसे हुई, इनके पीछे क्या कारण थे और इनका इंसानी सभ्यता पर क्या असर पड़ा। कुछ घटनाएं हजारों साल पुरानी हैं तो कुछ हाल ही की हैं, लेकिन हर एक घटना हमें प्रकृति के सामने इंसान के छोटे होने का एहसास दिलाती है। ये वीडियो हिंदी में है और मैं एक 22 साल की लड़की आपको इन दिल दहला देने वाली कहानियों के सफर पर ले चलूंगी। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर थोड़ा बम्पी होने वाला है। हम उन लम्हों को जीने की कोशिश करेंगे जब पहाड़ टूटकर गिरे, जब नदियों ने अपना रास्ता बदला और जब हजारों लोगों की दुनिया एक पल में उलट पुलट हो गई। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, बल्कि एक सबक है, एक चेतावनी है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना कितना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दुनिया के 15 सबसे बड़े भूस्खलन के बारे में। हमारी लिस्ट की शुरुआत होती है चाइना से। साल 1786 में सिचुआन प्रोविंस में दादू नदी के किनारे एक ऐसी घटना हुई जिसने इतिहास में अपना नाम एक काले अध्याय के रूप में दर्ज कर लिया। इस जगह का नाम था वेजोंग। उस साल लगातार हो रही बारिश और एक भूकंप ने वहां के पहाड़ों को कमजोर कर दिया था, और फिर एक दिन एक पूरा का पूरा पहाड़ का हिस्सा टूटकर दादू नदी में जा गिरा। ये कोई छोटा मोटा लैंडस्लाइड नहीं था, इसने नदी के बहाव को पूरी तरह से रोक दिया। नदी का पानी रुकने से एक विशाल झील बन गई जो दिन ब दिन बड़ी होती जा रही थी। नीचे बेस गांव के लोगों को आने वाले खतरे का अंदाजा नहीं था। उन्हें लगा कि नदी सूख गई है, लेकिन 10 दिन बाद जब पानी का दबाव हद से ज्यादा बढ़ गया तो ये मिट्टी और पत्थरों का बंध एक साथ टूट गया। एक विशालकाय सुनामी जैसी लहर ने नीचे के इलाके में सब कुछ तबाह कर दिया। पानी का बहाव इतना तेज था कि उसने 1400 किलोमीटर दूर तक सब कुछ डुबो दिया। इस प्राकृतिक आपदा का नतीजा बेहद भयानक था। अनुमान लगाया जाता है कि इस भूस्खलन और उसके बाद आई बाद में लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। ये उस समय की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक थी। वेजोंग का भूस्खलन हमें याद दिलाता है कि कैसे एक घटना दूसरी घटना को जन्म दे सकती है और इसका असर कितना व्यापक और विनाशकारी हो सकता है। ये सिर्फ एक पहाड़ का गिरना नहीं था, बल्कि एक पूरी नदी का रूप बदलना और हजारों जिंदगियों का अंत था। अब हम चलते हैं टर्की के माउंट अरारत पर। साल 1840। माउंट अरारत एक वोल्केनो है जो आध्यात्मिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि नोआ की अर्क यहीं आकर रुकी थी, लेकिन 1840 में इस पवित्र पहाड़ ने अपना एक विनाशकारी रूप दिखाया। एक भूकंप के साथ साथ पहाड़ पर एक क्रेटिक इरप्शन हुआ। इसका मतलब है कि जमीन के नीचे का पानी अचानक से ज्वालामुखी की गर्मी से भाप में बदल गया और एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। इस विस्फोट ने पहाड़ के एक बड़े हिस्से को तोड़ दिया। बर्फ, पठार और मिट्टी का एक विशाल मलबा तेजी से नीचे की तरफ बहने लगा। इस मलबे के रास्ते में आया अकुरी नाम का एक गांव और सेंट जेकब का एक मोनास्ट्री। ये दोनों ही इस विशाल भूस्खलन में पूरी तरह से दफन हो गए। मलबे का प्रभाव इतना ज्यादा था कि इसने पूरे लैंडस्केप को ही बदल कर रख दिया। जहां कभी हरा भरा गांव और एक शांत मोनास्ट्री हुआ करता था, वहां अब सिर्फ पत्थर और मिट्टी का समंदर था। इस घटना में लगभग 2000 लोग मारे गए, जिसमें नकोरी गांव के सभी निवासी और मोनास्ट्री के मॉन्क्स शामिल थे। इस भूस्खलन ने माउंट अरारत के चेहरे को हमेशा के लिए बदल दिया। आज भी वहां उस घटना के निशान देखे जा सकते हैं। ये घटना एक याद दिलाती है कि ज्वालामुखी से जुदा खतरा सिर्फ लावा नहीं होता, बल्कि उससे जुड़े भूस्खलन भी उतने ही या शायद उससे भी ज्यादा विनाशकारी हो सकते हैं। माउंट अरारत का भूस्खलन इतिहास में प्रकृति के क्रोध का एक प्रतीक बन गया। अब हम आते हैं 20वीं सदी में। साल 1970 पेरू के युंगे शहर में 31 में 1970 को पेरू के तट पर एक जबरदस्त भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 7.9 थी। इस भूकंप ने पेरू के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट हुआस्कारान की चोटी को हिलाकर रख दिया। भूकंप के कारण पहाड़ की उतारी चोटी से बर्फ और चट्टानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूट गया। ये कोई मामूली भूस्खलन नहीं था, ये एक विशाल डेब्री अवलांचे था। बर्फ, मिट्टी
और बड़े बड़े पठारों का ये मिश्रण लगभग 90 मिलियन क्यूबिक मीटर्स का था। ये मलबा 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे की तरफ बढ़ा। इसके रास्ते में जो कुछ भी आया ये यूस अपने साथ ले गया। इसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि लोगों को संभालने का मौका ही नहीं मिला। युंगई और उसके आसपास के गांव इस विशाल मलबे के नीचे कुछ ही मिनट में दफन हो गए। पूरा का पूरा शहर मिट्टी और बर्फ की मोटी चादर के नीचे गायब हो गया। इस त्रसाड़ी में लगभग 20,000 लोग मारे गए। युंगई शहर का नामो निशान मिट गया। सिर्फ वही लोग बच पाए जो उस वक्त शहर के बाहर ऊंची जगह पर थे, जैसे कि सेमेटरी हिल पर। आज उस जगह पर एक मेमोरियल बनाया गया है जो उस दिन की भयानक घटना की याद दिलाता है। युंगई का डेब्रिस फ्लो भूकंप से होने वाले भूस्खलन के सबसे भयानक उदाहरणों में से एक है। ये हुमेन बताता है कि कैसे एक प्राकृतिक आपदा दूसरी और भी बड़ी आपदा को जन्म दे सकती है। अब हम समय में बहुत पीछे जाते हैं, लगभग 8,000 साल पहले नॉर्वे के समुद्र तट पर। यह घटना इंसानी इतिहास के शुरुआती दौर की है, लेकिन इसका प्रभाव इतना बड़ा था कि वैज्ञानिक आज भी इसका अध्ययन करते हैं। इसका नाम है स्टोरेगा स्लाइड। ये जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र के अंदर कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर हुआ एक विशाल सबमरीन लैंडस्लाइड था। नॉर्वे के तट से दूर समुद्र के नीचे एक बहुत बड़ा हिस्सा अचानक से सरक गया। एपी इमेजिन कीजिए, लगभग डेनमार्क जितना बड़ा इलाका समुद्र के अंदर टूटकर सरक गया। लगभग 3,500 क्यूबिक किलोमीटर मिट्टी और पत्थर समुद्र की गहराइयों में समा गए। इस विशाल भूस्खलन ने समुद्र में एक जबरदस्त हलचल पैदा कर दी। इसे एक मेगा सुनामी उठी। ये सुनामी की लहरें नॉर्थ अटलांटिक ओशन में चारों तरफ फैल गई। नॉर्वे के तट पर इनकी ऊंचाई 20 मीटर से भी ज्यादा थी और स्कॉटलैंड तक पहुंचते पहुंचे भी ये 6 मीटर ऊंची थी। इस मेगा सुनामी ने उस समय के कोस्टल इलाकों में जो भी इंसानी बस्तियां थी उन सबको तबाह कर दिया। उस समय के लोग जो शिकार और मछली पकात कर जीते थे इस विशाल लहर के सामने बिल्कुल बेबस थे। स्टोरेगा स्लाइड इतिहास के सबसे बड़े भूस्खलन में से एक माना जाता है। यह हुमेन दिखाता है कि भूस्खलन सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों में भी हो सकते हैं और उनके परिणाम उतने ही विनाशकारी हो सकते हैं। अब हम आते हैं ताइवान में। साल 1999। ताइवान एक ऐसा देश है जहां भूकंप और तूफान आम बात हैं, लेकिन 1999 में हुई घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। 21 सितंबर 1999 को ताइवान में एक बहुत शक्तिशाली भूकंप आया जिसे चीची अर्थक्वेक के नाम से जाना जाता है। इसकी तीव्रता 7.7 थी। इस भूकंप ने पूरे देश में हजारों भूस्खलन को ट्रिगर किया, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा और विनाशकारी था हेंगचुआन भूस्खलन। भूकंप के कारण हेंगचुआ के पास एक पूरी पहाड़ी सरक गई। इस भूस्खलन की खास बात इसकी रफ्तार थी। ये मलबा 120 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से नीचे आया। इसने अपने रास्ते में आने वाली एक नदी चुशान रिवर के बहाव को रोक दिया। नदी रुकने से एक और बड़ा खतरा पैदा हो गया। एक टेम्परेरी झील बन गई जिसके टूटने का डर था। इस भूस्खलन ने 29 घरों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और 39 लोगों की जान ले ली। हेंगचुआन भूस्खलन इस बात का एक बड़ा उदाहरण है कि कैसे सेस्मिक एक्टिविटी यानी भूकंप पहाड़ी इलाकों में कितनी तबाही मचा सकती है। चीची भूकंप ने कुल मिलाकर 10,000 से ज्यादा भूस्खलन पैदा किए थे, लेकिन हेंगचुआन उन सब में सबसे बड़ा था। इसने वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद की कि कैसे भूकंप की तरंगें पहाड़ों की चोटी को एम्प्लीफाई करती हैं, जिससे वहां भूस्खलन का खतरा और भी बढ़ जाता है। चलिए अब हम चलते हैं यूरोप। 17वीं सदी के इटली में। साल 1630 गर्दा शहर, जो अब स्विट्जरलैंड का हिस्सा है, लेकिन उस वक्त ग्राउबिंडन के कंट्रोल में था। यह शहर एक पहाड़ की ढलान पर बसा हुआ था। कई सालों से लगातार हो रही बारिश और बर्फ पिघलने से इस पहाड़ की मिट्टी कमजोर हो चुकी थी। लोगों को शायद आने वाले खतरे का हल्का सा अंदाजा था, क्योंकि जमीन में दरारें दिखने लगी थी, लेकिन किसी ने इसकी गंभीरता को नहीं समझा। और फिर 25 नवंबर 1630 की रात को वो हुआ जिसका किसी को डर था। पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसे रॉक अवलांचे कहते हैं, टूटकर नीचे आ गया। इसने अपने साथ पूरे के पूरे गर्दा शहर को बहा लिया। रात का समय होने के कारण ज्यादातर लोग अपने घरों में सो रहे थे और उन्हें भागने का या बचने का कोई मौका ही नहीं मिला। पठारों और मिट्टी के इस विशाल समंदर ने शहर को पूरी तरह से मिटा दिया। इस भयानक घटना में लगभग 1,500 से 2,500 लोगों की मौत हो गई। पूरा का पूरा समुदाय एक ही रात में खत्म हो गया। गर्दा का भूस्खलन यूरोपियन इतिहास के सबसे घातक भूस्खलन में से एक है। इस घटना ने लोगों को सिखाया कि पहाड़ों की ढलान पर शहर बसाना कितना खतरनाक हो सकता है। ये प्रकृति की एक ऐसी चेतावनी थी जिसे लोग सदियों तक नहीं भूले। आज उस जगह पर नया शहर बस गया है
लेकिन पुराने गर्दा की कहानी एक याद बनकर रह गई है। अब हम आते हैं एक ऐसी घटना पर जिसे मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे फेमस ज्वालामुखी विस्फोट और भूस्खलन में से एक माना जाता है। साल 1980 वॉशिंगटन स्टेट यूएसए में स्थित माउंट सेंट हेलेंस महीनों तक छोटी मोटी सेस्मिक एक्टिविटी के बाद 18 मई 1980 को सुबह एक 5.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। इस भूकंप ने ज्वालामुखी के उतारी हिस्से को, जो पहले से ही मग्मा के दबाव से फूल चुका था, अस्थिर कर दिया और फिर इतिहास का सबसे बड़ा दर्ज किया गया भूस्खलन हुआ। ज्वालामुखी का पूरा उत्तरी हिस्सा एक साथ टूटकर नीचे सरक गया। लगभग 2.8 क्यूबिक किलोमीटर पत्थर और बर्फ का मलबा 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे की तरफ बढ़ा। इस विशाल भूस्खलन ने ज्वालामुखी के अंदर दबे हुए मग्मा और गैस पर से दबाव हटा दिया। इसके अचानक हटने से एक भयानक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जो सीड की तरफ यानी लैटरल ब्लास्ट हुआ। भूस्खलन और उसके बाद हुए विस्फोट ने मिलकर 600 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में सब कुछ तबाह कर दिया। जंगल, झीलें, नदियाँ, सब कुछ राख और मलबे के नीचे दफन हो गया। इस घटना में 57 लोगों की जान गई। माउंट सेंट हेलेंस की घटना इसलिए अनोखी है क्योंकि इसमें भूस्खलन ने ज्वालामुखी विस्फोट को ट्रिगर किया। इसने वैज्ञानिकों को ज्वालामुखी और भूस्खलन के बीच के रिश्ते को एक नए तरीके से देखने पर मजबूर कर दिया। हमारी अगली कहानी हुमेनले चलती है फिलीपींस के कमीगिन आइलैंड पर, जहां स्थित है माउंट हिबोक हिबोक ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी 1948 से ही एक्टिव था, लेकिन 1951 में इसने अपना सबसे विनाशकारी रूप दिखाया। दिसंबर 1951 में ज्वालामुखी के अंदर अचानक से दबाव बढ़ने लगा। इसके कारण ज्वालामुखी का गुंबद यानी लावा डोम में टूट गया। इसके टूटने से बर्फ, गर्म राख, गैस और पत्थरों का एक खतरनाक मिश्रण, जिसे पायरोक्लास्टिक फ्लो कहते हैं, तेजी से नीचे की तरफ बहने लगा। ये पायरोक्लास्टिक फ्लो एक तरह का भूस्खलन ही था, लेकिन यह आम मलबे से कहीं ज्यादा घातक था क्योंकि इसका तापमान बहुत ज्यादा था। ये गर्म बडाल जैसी चीज पहाड़ की ढलान से नीचे उतरी और मंबजाओ शहर के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। इसकी गर्मी इतनी ज्यादा थी कि इसके रास्ते में आने वाली हर चीज जलकर राख हो गई। लोगों को भागने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला। इस भयानक घटना में 500 से ज्यादा लोग मारे गए। माउंट हिबोक हिबोक की इस त्रासदी ने फिलीपींस सरकार को ज्वालामुखियों की निगरानी के लिए एक डेडिकेटेड एजेंसी बनाने पर मजबूर किया। इसके बाद ही कमीशन ऑन वोल्केनोलॉजी, जो अब फीवल से है, का गठन हुआ। ये घटना एक दर्दनाक सबक थी कि ज्वालामुखी के पास रहना कितना खतरनाक हो सकता है और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स का होना कितना जरूरी है। अब हम चलते हैं अफ्रीका, साल 2010, उगांडा के माउंट एल्गोन इलाके में। माउंट एल्गोन एक सुप्त ज्वालामुखी है, लेकिन इस बार तबाही ज्वालामुखी से नहीं बल्कि बारिश से आई। कई दिनों तक लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने बुदुदा डिस्ट्रिक्ट में पहाड़ों की मिट्टी को पूरी तरह से गीला और कमजोर कर दिया था। जमीन पानी से इतनी भर चुकी थी कि वो अब और पानी नहीं सोख सकती थी। 1 मार्च 2010 को इस कमजोर हो चुकी मिट्टी ने हार मान ली। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा मिट्टी, कीचड़ और पठारों के रूप में नीचे की तरफ बहने लगा। इस मड फ्लो या कीचड़ के सैलाब ने अपने रास्ते में आने वाले कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया। लोग अपने घरों में थे, बच्चे स्कूल में थे, जब अचानक से कीचड़ का ये दरिया उन पर टूट पड़ा। इसने घरों, स्कूल्स और क्लिनिक्स को मिट्टी के नीचे जिंदा दफन कर दिया। इस त्रासदी में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 300 से ज्यादा लोग लापता हो गए, जिन्हें बाद में मृत मान लिया गया। हजारों लोग बेघर हो गए। माउंट एल्गोन का भूस्खलन इस बात का एक भयानक उदाहरण है कि कैसे क्लाइमेट चेंज और डिफोरेस्टेशन यानी जंगलों की कटाई भूस्खलन के खतरे को बढ़ा रहे हैं। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं, लेकिन जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो मिट्टी बारिश के पानी के साथ आसानी से बह जाती है, जिसके परिणाम इतने विनाशकारी होते हैं। अब हम उस ज्वालामुखी विस्फोट की बात करेंगे जिसे इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा विस्फोट माना जाता है। साल 1815, इंडोनेशिया के सुम्बावा आइलैंड पर स्थित माउंट तंबोरा। अप्रैल 1815 में तंबोरा एक ऐसे विस्फोट के साथ फटा जिसकी आवाज 2000 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। इस विस्फोट ने ज्वालामुखी की चोटी को ही उड़ा दिया, जिससे उसकी ऊंचाई 4300 मीटर से घटकर सिर्फ 2850 मीटर रह गई। इस विशाल विस्फोट ने कई चीजों को जाम दिया। विस्फोट के कारण ज्वालामुखी का एक बड़ा हिस्सा टूट गया, जिसे विशाल भूस्खलन हुए। इसके साथ ही गर्म राख और गैस के पायरोक्लास्टिक फ्लोज पहाड़ से नीचे उतरे और समुद्र में जा गिरे।
समुद्र में गिरने से इनफ्लोज ने सुनामी पैदा की, जिसने आसपास के द्वीपों पर तबाही मचा दी। भूस्खलन, पायरोक्लास्टिक फ्लोज और सुनामी ने मिलकर सुम्बावा आइलैंड पर स्थित टम्बोरा और पेकटे के राज्यों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इस आपदा में तुरंत मारने वालों की संख्या लगभग 10,000 थी, लेकिन इसका असर यहीं नहीं रुका। विस्फोट से निकली राख ने पूरे ग्लोब को ढक लिया, जिससे सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाई। अगले साल 1816 को ईयर विदाउट अ समर यानी बिना गर्मी का साल कहा गया। दुनिया भर में फसलें बर्बाद हो गई, जिससे अकाल और बीमारियां फैली। इसके कारण कुल मिलाकर 90,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। तंबोरा हुमैन बताता है कि एक भूस्खलन और ज्वालामुखी का असर कितना ग्लोबल हो सकता है। अब हम चलते हैं दुनिया के एक दूरदराज और बर्फीले इलाके में, अलास्का, यूएसए। साल 2015। यहाँ की घटना इसलिए खास है क्योंकि ये इंसानी आबादी से बहुत दूर हुई, लेकिन इसका पैमाना इतना बड़ा था कि इसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। 17 अक्टूबर 2015 को सेंट एलियास माउंटेन्स में तानफ्योर्ड के सिरे पर स्थित एक पहाड़ का हिस्सा अचानक से टूट गया। ये भूस्खलन ग्लेशियर के पिघलने और कमजोर होने के कारण हुआ। लगभग 200 मिलियन टन बर्फ और चट्टान 600 मीटर की ऊंचाई से नीचे फ्योर्ड यानी समुद्र की पतली खाड़ी में जा गिरी। आप इमेजिन कर सकते हैं, ये इतना मलबा था जैसे मैनहट्टन शहर को 6 मीटर मिट्टी से ढक दिया जाए। जब ये विशाल मलबा तेजी से पानी में गिरा तो इसने एक जबरदस्त मेगा सुनामी पैदा की। पानी की ये दीवार 193 मीटर यानी 633 फीट की ऊंचाई तक थी। ये आजादी की मूर्ति स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी दुगनी ऊंची लहर थी। क्योंकि ये इलाका बहुत रिमोट था, इस घटना में किसी की जान नहीं गई, लेकिन इस मेगा सुनामी ने फ्योर्ड के किनारों पर 12 किलोमीटर अंदर तक जंगल को पूरी तरह से साफ कर दिया। इस घटना को सेस्मिक सेंसर्स ने रिकॉर्ड किया, तभी वैज्ञानिकों को इसके बारे में पता चला। ये भूस्खलन इस बात का एक बड़ा सबूत है कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे पहाड़ अस्थिर हो रहे हैं और इस तरह के विशाल भूस्खलन का खतरा बढ़ता जा रहा है। हमारी अगली घटना हुमैन ले चलती है हवाई के बिग आइलैंड पर, जहां दुनिया के सबसे एक्टिव ज्वालामुखियों में से एक किलाउआ स्थित है। 2018 में किलाउआ ने एक ऐसी इरप्शन सीरीज शुरू की जो महीनों तक चली। इस दौरान ज्वालामुखी के समिट यानी चोटी पर स्थित क्रेटर धीरे धीरे खाली होने लगा, क्योंकि लावा नीचे के रिफ्ट जोन से बह रहा था। जैसे जैसे क्रेटर खाली होता गया, उसके आसपास की जमीन कमजोर होती गई। इसके नतीजे में क्रेटर के फ्लोर और उसकी दीवारों में लगातार कोलैप्स इवेंट्स यानी भूस्खलन होने लगे। हर कुछ घंटों में क्रेटर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर जाता था। हर कोलैप्स इवेंट एक भूकंप के बराबर था, कुछ तो 5.0 मैग्नीट्यूड से भी ज्यादा के थे। महीनों तक किलाउआ का सुमिट लगातार टूटता और गिरता रहा। ये एक स्लो मोशन भूस्खलन था जो धीरे धीरे ज्वालामुखी के पूरे लैंडस्केप को बदल रहा था। हालांकि इन भूस्खलन से सीधे तौर पर किसी की जान नहीं गई, लेकिन इनके कारण जो लावा फ्लोज निकले उन्होंने 700 से ज्यादा घरों को तबाह कर दिया और हजारों लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर किया। किलाउआ की 2018 की घटना हमें दिखाती है कि भूस्खलन हमेशा अचानक और तेज नहीं होते। कभी कभी वो धीरे धीरे महीनों तक चलते हैं और फिर भी उतने ही विनाशकारी हो सकते हैं। ये ज्वालामुखी की शक्ति का एक अलग ही रूप था। अब हम चलते हैं न्यूजीलैंड की नॉर्थ आइलैंड पर साल 1953। यहाँ माउंट रुआपेहू नाम का एक एक्टिव ज्वालामुखी है, जिसकी चोटी पर एक क्रेटर झील है। झील के किनारे पर बर्फ और ज्वालामुखी के मलबे का एक नेचुरल बंड बना हुआ था। 1953 में कई हफ्तों की गर्मी और बारिश के कारण ये बंड कमजोर हो गया और फिर क्रिसमस ईव यानी 24 दिसंबर की रात को ये बंद अचानक से टूट गया। बंड के टूटने से क्रेटर झील का सारा पानी ज्वालामुखी की राख और मिट्टी के साथ मिलकर एक विशाल लहर या कीचड़ के सैलाब के रूप में पहाड़ से नीचे बह निकला। ये लहर वंगेहू नदी में जा मिली और तेजी से नीचे की तरफ बढ़ने लगी। बदकिस्मती से इस नदी के ऊपर एक रेलवे ब्रिज था। लहर इतनी शक्तिशाली थी कि उसने ब्रिज के एक पैर को कमजोर कर दिया। यूं आगे से देखना मुश्किल था कि ब्रिज कमजोर हो चुका है। कुछ ही देर बाद वेलिंगटन से ऑकलैंड जा रही एक पैसेंजर ट्रेन इस ब्रिज पर पहुंची। जैसे ही इंजन और पहले 6 कोच ब्रिज पर चढ़े, ब्रिज टूट गया और पूरी ट्रेन नीचे उबलती हुई लहर में जा गिरी। ये न्यूजीलैंड की सबसे भयानक रेल दुर्घटना थी। इस त्रासदी में 151 लोगों की मौत हो गई। ये घटना, जिसे तंगिवे डिसास्टर के नाम से जाना जाता है, एक दर्दनाक याद है कि कैसे एक ज्वालामुखी से जुदा भूस्खलन अचानक और दूर दराज के इलाकों में भी भयानक परिणाम ला सकता है।
अब हम आते हैं अपने देश भारत में। साल 2013, उत्तराखंड राज्य। ये साल उत्तराखंड के इतिहास का सबसे काला साल माना जाता है। जून के महीने में मानसून की बारिश समय से पहले और बहुत ज्यादा मात्रा में हुई। लगातार कई दिनों तक हुई इस मूसलाधार बारिश ने पूरे राज्य में हाहाकार मचा दिया। नदियां उफान पर थी और पहाड़ों की मिट्टी पूरी तरह से गीली हो चुकी थी। इस अत्यधिक बारिश ने हजारों छोटे बड़े भूस्खलन को जन्म दिया। पहाड़ के पहाड़ टूटकर गिरने लगे। इसके साथ ही चोराबाड़ी ग्लेशियर के पास स्थित एक झील चोराबाड़ी ताल टूट गई। इससे मंदाकिनी नाडी में अचानक से बाढ़ आ गई। बाढ़, भूस्खलन और कीचड़ के सैलाब ने मिलकर एक ऐसी तबाही मचाई जैसी पहले कभी नहीं देखी गई थी। रास्ते, पुल, घर, होटल, सब कुछ इस प्राकृतिक क्रोध में बह गया। सबसे ज्यादा तबाही केदारनाथ घाटी में हुई, जहां हजारों तीर्थयात्री फांसे हुए थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस आपदा में 5,700 से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन गैर सरकारी आंकड़े इसे कहीं ज्यादा बताते हैं। हजारों लोग लापता हो गए। उत्तराखंड की ये त्रसादी हमें याद दिलाती है कि हिमालयन रीजन कितना नाजुक है। यहाँ पर अवैध निर्माण, जंगलों की कटाई और क्लाइमेट चेंज के कारण भूस्खलन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारी लिस्ट की आखिरी घटना हमें हमारे पड़ोसी देश नेपाल ले जाती है। साल 2015, 25 अप्रैल 2015 को नेपाल में 7.8 मैग्नीट्यूड का एक विनाशकारी भूकंप आया। इस भूकंप ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, लेकिन इसका असर सिर्फ जमीन हिलने तक सीमित नहीं था। इसने हिमालयन पहाड़ों में हजारों भूस्खलन को ट्रिगर किया। उनमें से एक सबसे भयानक भूस्खलन लंगतंग घाटी में हुआ। भूकंप के कारण लंगतंग लिरुंग पहाड़ से बर्फ और पठार का एक विशाल हिस्सा टूट गया। यह अवलांच या बर्फ का तूफान हवा के झोंके के साथ नीचे आया और पूरे के पूरे लंगतंग गांव को दफन कर दिया। ये गांव ट्रेकर्स और पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय था। जब ये अवलांच आया तो उसने इतनी हवा डिस्प्लेस की कि उसके प्रेशर से ही पेड़ उखड़ गए और घाट टूट गए। उसके बाद मलबे ने गांव को पूरी तरह से ढक लिया। इस एक भूस्खलन में 243 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 176 स्थानीय निवासी और बाकी विदेशी ट्रेकर्स और उनके गाइड्स शामिल थे। पूरा गांव मिट्टी और बर्फ के नीचे गायब हो गया। नेपाल का ये भूस्खलन इस बात का सबूत है कि कैसे भूकंप प्रभावित पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन एक दूसरा बड़ा खतरा बन जाते हैं। ये घटना हमें उन अनगिनत जिंदगियों की याद दिलाती है जो उस दिन प्रकृति के इस डबल अटैक में खो गई। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 15 सबसे बड़ी और विनाशकारी भूस्खलन की कहानियां। हर एक कहानी अलग थी, हर एक के पीछे कारण अलग थे, लेकिन उन सब में एक बात कॉमन थी: प्रकृति की अपरिमित शक्ति और उसके सामने इंसान की लचरी। इन घटनाओं ने हमें दिखाया कि कैसे एक पल में सब कुछ बदल सकता है। ये सिर्फ मिट्टी और पत्थर का गिरना नहीं है, ये जिंदगियों का, सपनों का और पूरे समुदायों का खत्म हो जाना है। इन कहानियों से हमें डरने की नहीं, बल्कि सीखने की जरूरत है। हमें समझना होगा कि पहाड़ कितने नाजुक होते हैं और हमारी गतिविधियां जैसे डिफोरेस्टेशन और अनियोजित निर्माण इस खतरे को कैसे बढ़ा रही हैं। हमें बेहतर वार्निंग सिस्टम्स, बेहतर प्लानिंग और सबसे जरूरी प्रकृति के प्रति एक सम्मान का भाव विकसित करना होगा। हर भूस्खलन अपने पीछे तबाही के साथ साथ एक सबक भी छोड़ जाता है, और यह हम पर है कि हम उस सबक को कितनी गंभीरता से लेते हैं। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने अंत तक मेरा साथ दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको इससे कुछ नया जानने को मिला हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, टॉप 10 हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस न करें। एएपी अगले वीडियो में किस टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।